हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 30 का पार्ट नंबर जो है 11 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 10 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप बुक्स जो है बेस्ट बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो हमने वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक पर जाकर आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हो तो विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शैल बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्स कंक्रीट वर्क के लिए। आरसीसी का जो वर्क होता है उसके लिए जो मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड होता है वो कौन सा हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं वैसे। ये क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन क्वेश्चन जो था कुछ अलग तरह का दिया था। वहाँ पर पीसी और आरसीसी के लिए पूछा गया था वहाँ पर। तो यहाँ पे आरसीसी के लिए पूछा गया है। तो आरसीसी की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए M20 का ग्रेड जो होता है वो यूज किया जाता है मिनिमम। पीसीसी की आप बात करेंगे तो ये पीसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड जो होता है वो यूज किया जाता है। अगर आप प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है उसकी बात करेंगे तो उसके लिए M30 का ग्रेड जो होता है कंक्रीट का वो यूज किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है तीन, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन जो है बना के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने ऑप्शन तो नहीं प्रोवाइड किए हैं, फिर भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्टिव मॉडुलस, शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस एंड क्रीप कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय। सिंपली यहाँ से हमसे पूछा गया था कि भाई जो लॉन्ग टर्म का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, एक लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म का तो सिंपल फॉर्मूला है, सभी को पता है कि भाई ईसी जो होती है वो किसके बराबर होती है, 5000 अंडर रूट एफ के, इसके बराबर होती है, ये सभी को पता है। उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो होती है ईसी। ईसी माने ये वाला, ऊपर ये आएगा ओवर 1 प्लस क्रीप कोएफिशिएंट। क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है ये आपको पता है कि वो 2.2 भी होता है, 1.6 होता है, 1.1 होता है। तो ये 28 7 दिनों के लिए, 28 के लिए और 1 साल के लिए। तो ये क्रीप कोएफिशिएंट, तो यही रिलेशन होता है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनको लेकर एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सिंपल वे में आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन तो उतना थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया है। फॉर टू वे एक्शन के लिए, टू वे एक्शन जो होता है दैट इज पंचिंग shear, द कैलकुलेटेड shear स्ट्रेस शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। तो यहाँ पर रिलेशन नहीं दिया गया है, कुछ अजीब सा आ गया है, वेयर द, इसको भूल जाइए। तो पंचिंग shear जो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केसेस में, सिंपली आपको ये बताना है पंचिंग shear की वैल्यू जो होती है वर्किंग स्ट्रेस के लिए वो होती है ये वाली 0.16 अंडर रूट एफ सी के, एंड 0.25 जो होती है अंडर रूट एफ सी के जो होती है ये लिमिट स्टेट मेथड के लिए होती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपसे और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फॉर इनिशियल एस्टिमेट फॉर ए बीम डिज़ाइन। इनिशियल जो स्टार्टिंग का प्रारंभिक का जो एस्टिमेट होता है बीम डिज़ाइन का, उसके लिए जो विड्थ होती है वो एज्यूम करते हैं हम, कितनी विड्थ एज्यूम करते हैं बीम के लिए, 1/15 ऑफ स्पैन, 1/20 ऑफ स्पैन, 1/25 या फिर 1/30 ऑफ स्पैन, कितनी आप एज्यूम करते हैं जब भी आप बीम को स्टार्टिंग में डिज़ाइन करते हैं उसके एस्टिमेशन के लिए। तो वो 1/20 ऑफ स्पैन होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन स्लैब, स्लैब का केसेस आ रहा है, मिनिमम रेनफोर्समेंट यूजिंग स्टील ऑफ ग्रेड FE 415 इज। FE 415 का ग्रेड आप यूज कर रहे हैं तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो आप यूज करते हैं स्लैब के केसेस में वो कितनी होती है। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।
जब भी आप FE 415 या फिर जो टोर बार होती है, हाई डिफॉर्म बार जो होती है, उसको आप यूज करते हैं रेनफोर्समेंट के रूप में, तो उस केसेस में मिनिमम जो स्टील आप यूज करते हैं वो 0.12% ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ए रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम ऑफ साइज 400 इंटू 400 mm इज हैविंग द diameter of longitudinal bar is 20 mm. The pitch of lateral ties in such a case should be। तो जब भी लैटरल टाइज की बात आती है तो यहाँ पर तीन केसेस होते हैं। उन तीनों केसेस में सबसे कम जो आएगा वही हम लेते हैं पिच जो होती है लैटरल टाइज के लिए। तो एक केस होता है सिंपल, जो कॉलम की जो मिनिमम जो विड्थ होती है वो होती है, यानी कि यहाँ पे दी गई है 400। ये हमारे पास एक केस ये आ गया। एक केसेस होता है 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, यानी कि 16 इंटू जो डायमीटर होता है बार का। 20 mm का डायमीटर दिया गया है, 20 इक्वल टू 320 mm। दो केसेस हो गए। एक होता है 300 mm। तो इन सभी में से जो कम रहेगा वही हमारा आंसर होता है। तो 300 mm इन सभी में से कम है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये तीन केसेस होते हैं। ये तीन केसेस अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉल फुटिंग इज ए टाइप ऑफ। वॉल फुटिंग जो होती है इज ए टाइप ऑफ, क्या है, कौन सी फाउंडेशन होती है ये। कौन सी फुटिंग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वॉल फुटिंग जो होती है एक सेपरेट फाउंडेशन होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग है इफ शियर स्ट्रेस जो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन यहाँ पे एक्सीड हो रहा है, शियर स्ट्रेस जो है एक्सीड हो रहा है 5 kg पर सेंटीमीटर से एक्सीड हो रहा है, तब देन क्या होगा, नॉमिनल स्टेप्स जो होती है प्रोवाइडेड आर। नॉमिनल स्टेप्स जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं कितने, कितने लेग्स आप प्रोवाइड करते हैं, पैर वाले। यहाँ पर भी दो केसेस आते हैं, एक आता है 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का लेस देन वाला, एक ग्रेटर देन वाला आता है। तो दोनों केसेस जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर लेस देन है तो उस केस में आप 8 पैर वाले प्रोवाइड करते हैं नॉमिनल स्टफ्स। अगर 5 से ज़्यादा है तो उस केसेस में आप 12 पैर वाले स्टफ्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक्सीड बोल रहा है, ग्रेटर देन पूछ रहा है, तो 12 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये दोनों केसेस आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम एज पर हमारे IS कोड। मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो होती है कॉलम के लिए वो क्या होती है, 15, 20 या फिर 25 या फिर 30 mm। ये सारी वैल्यू mm में दी गई है। कितनी होती है मिनिमम इसेंट्रिसिटी। वैसे मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला तो कुछ और होता है, लेकिन एक फॉर्मूला होता है साथ में दिया होता है, या ये फॉर्मूला या फिर कुछ ये, इन दोनों वैल्यू से जो भी अधिक हो वही हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी यानी कि ई मिनिमम होती है। तो वो या वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुई 15, 20, 25, 30 क्या होती है। तो सबसे पहले आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई मिनिमम जो होता है वो क्या होता है, L/500 प्लस D/30, या इसको या को और भी बोल सकते हैं आप 20 mm। इन दोनों में से जो भी अधिक अधिक रहेगा वही हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है। तो ये 20 से मैच कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूला तो सभी को पता है कि भाई इसका फॉर्मूला ही होता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए थोड़े बहुत जो ऑप्शन होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए हमने भी थोड़ा बहुत ऑप्शन जो है चेंज कर दिया है, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिटेनिंग वॉल हैज़ ए 30 डिग्री एंगल ऑफ इंटरनल ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए बैकफिल, हाउ मच इज द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। हाउ मच कितना होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर के ए जो होता है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है।
सो 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, ओवर 1 प्लस साइन 30 फिर वही 1/2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर जो है उसके फेलियर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, अनुमान जो होता है वो कितना होता है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर कंफ्यूज होने के चांसेस है, क्योंकि आंसर आपने देखा हो कि भाई 9 से शुरू होता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने के चांसेस है। तो भाई 0.9 नहीं होता है, 0.975 होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपको, यहाँ से न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ इन ए ट्रस्ट द नंबर ऑफ जॉइंट इज जे, नंबर ऑफ जॉइंट जो है उसको जे आप बोल सकते हैं, एंड मेंबर एम होता है, देन नंबर ऑफ मेंबर इन द ट्रस्ट विल बी, क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे। सो नंबर ऑफ मेंबर पूछा गया है, तो नंबर ऑफ मेंबर m इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 2j-3, 2j-3 ये होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, दिया तो था लेकिन यहाँ पे j की जगह 5 हो गया है, तो ये आप याद रखिए, ये आंसर होगा इसको, इस क्वेश्चन के लिए ये वाला आंसर होगा m इज इक्वल टू 2j-3। यहाँ पर इसकी जगह एक वैल्यू भी दी हो सकती थी, तो ये भी आप याद कर लीजिए। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रूफ पर्लिन इज टेकन एज, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कितना लिया जाता है। पर्लिन के बारे में आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स और भी पता होने चाहिए कि भाई इसका जो भार होता है, वेट होता है, वो 8 से 15 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, 8 से 15 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी जो दूरी होती है वो 1.5 से लेकर 3 मीटर की इसकी दूरी होती है, 1.5 से 3 मीटर इसकी दूरी होती है, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करेंगे कि भाई पर्लिन की डेप्थ जो होती है वो L/45 से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। अगर आप इसकी चौड़ाई जो होती है, ब्रेड्थ जो होती है इसकी बात करेंगे तो L/60 से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात करेंगे पर्लिन के लिए। तो डिफ्लेक्शन आपको पता है कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डिफ्लेक्शन जो होती है वो स्पैन ओवर 325 से अधिक नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड स्पैन बटे 325, ये पर्लिन की डिफ्लेक्शन की है। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो WL/10, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इतना आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं रूफ पर्लिन के लिए। ये रूफ पर्लिन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। आपको पता है कि वह पर्लिन तो आप रूफ में ही प्रोवाइड करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप फ्लोर में डाल देंगे टाइल या फिर मार्बल की जगह, तो ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो ये चीज़ आप सारी चीज़ें जितने भी हैं ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगला देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विच कैन बी अलाउड इन गेंट्री सपोर्टेड मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन एज पर हमारे IS कोड। ये देखिए डिफ्लेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाने के चांसेस होते हैं भाई। तो गेंट्री क्रेन की बात करेंगे तो उसके लिए स्पैन बटे 500 होती है, स्पैन बटे 500, स्पैन बटे 500 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। डिफ्लेक्शन जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीम में डिफ्लेक्शन होती है, आपको पता है कि वहाँ से क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। अगर देखिए रेफर रिंकाइन इंपेरिकल correctional for buckling load of an intermediate column, the value of constant and will be least for a column made of, column जो होता है वो किसका किसका बना हुआ होता है। तो रेनकाइन का जो फॉर्मूला होता है ये मीडियम कॉलम के लिए वैलिड होता है, ये सारे सभी को पता है, तो इस पॉइंट को भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर टिम्बर हो जाएगा। जो लकड़ी का बना हुआ होता है वुड का, उसके लिए होता है 35 MPa। अगला क्वेश्चन देखिए, इन बीम अकॉर्डिंग टू हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। एवरेज शियर स्ट्रेस जो होती है किस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है? एक एवरेज होता है, एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। सो एवरेज जो होता है 0.40 होता है, एंड जो मैक्सिमम होता है 0.45 होता है। एवरेज हमसे पूछा गया तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये एवरेज फॉर्मूला होता है 0.40 इंटू FI। मैक्सिमम जो होता है ये होता है शियर स्ट्रेस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्लेट गर्डर वर्टिकल स्टिफनर आर रिक्वायर्ड। वर्टिकल स्टिफनर जो होता है रिक्वायर्ड होता है व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ ऑफ वेब टू थिकनेस। D/T का जो रेशियो होता है वो कितना होगा, किससे ज़्यादा होगा, तो उस केसेस में आप वर्टिकल स्टिफनर यूज कर सकते हैं। तो वो क्या रेशियो होता है D/10 का, सॉरी D/T का रेशियो, डेप्थ एंड थिकनेस का रेशियो। तो डेप्थ एंड थिकनेस का रेशियो ग्रेटर देन होगा 85, तो उस केसेस में आप वर्टिकल स्टिफनर यूज कर सकते हैं। इससे नीचे होगा तो आप वर्टिकल स्टिफनर यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो होता है, तो उस केसेस में D/T का जो रेशियो होता है वो 200 से ज़्यादा होता है। तो उस केस में वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ आप हॉरिजॉन्टल का स्टिफनर भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए पर्टिकुलर स्टील सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ए रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट एंड यील्ड मूवमेंट। तो इन दोनों में से प्लास्टिक मूवमेंट एंड यील्ड मूवमेंट का जो रेशियो होता है वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है? लोड फैक्टर, शेप फैक्टर, फ्लेक्सर रिजिडिटी, यील्ड स्ट्रेस, कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो शेप फैक्टर जो होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये रेशियो होता है प्लास्टिक मूवमेंट एंड यील्ड मूवमेंट का, प्लास्टिक मूवमेंट एंड यील्ड मूवमेंट का। तो शेप फैक्टर जो होता है सबसे ज़्यादा डायमंड के लिए होता है, डायमंड के लिए 2 होता है। आई सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो आई सेक्शन कॉमन क्वेश्चन है 1.14 होता है। रेक्ट एंगुलर की बात करेंगे तो 1.5 होता है इसका, 1.5। अगला देखिए, स्लैंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग फ्लैट इज लिमिटेड टू। तो 145 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये हमारा IS कोड कहता है 800 1984, इसके अकॉर्डिंग 145 ही होना चाहिए लेसिंग बार जो होती है उसके लिए। फ्लैट आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड दे देता है। अगला क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट जो है अगर आप बढ़ाएंगे स्टील में तो इससे क्या होगा? कार्बन कंटेंट बढ़ाने से क्या होता है स्टील में? सो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्बन का परसेंटेज कितना होता है स्टील में। तो 1.5% तक कार्बन का कंटेंट होता है स्टील में। अगर आप कार्बन कंटेंट को बढ़ाएंगे तो इससे ये होगा कि हमारा जो स्टील होता है वो ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। स्टील बढ़ेगा, ब्रिटलनेस बढ़ेगी, साथ में ये इसमें कमी देखने को मिलेगी आपको। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेंजाइल स्ट्रेंथ अगर आप स्टील को कम करेंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी, फिर ये भी आप याद कर लीजिए। डक्टिलिटी तो भाई होती है, ये सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था तो आपको इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज यूजली एज्यूम टू बी। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पॉइजन रेशियो जो होता है स्ट्रक्चरल स्टील के लिए वो कितना होता है? सबसे ज़्यादा जो पॉइजन रेशियो होता है वो किसका होता है? रबड़ का होता है सबसे ज़्यादा, 0.5। कोर्क का जो 0 होता है, ये सभी को पता है कि कोर्क जो होता है उसका पॉइजन रेशियो 0 होता है। लीस्ट मैक्सिमम ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया स्ट्रक्चरल स्टील के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। तो ये चीज़ भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर जनरली डिजाइन फॉर ए पीरियड ऑफ।
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसको जनरली आप डिज़ाइन करते हैं कितने साल के लिए, कितने सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है बनकर निकल सकते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो 50 सालों के लिए डिज़ाइन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, 50 साल 25 साल के लिए वो डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शन 50 नहीं होगा, डी होगा क्वेश्चन का आंसर। 50 सालों के लिए तो वो डिज़ाइन किया जाता है जो रेजर्वोयर होता है, उसमें आप पानी स्टोर करते हैं, जो डैम वगैरह होते हैं, उसको डिज़ाइन किया जाता है 50 सालों के लिए। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वो सिर्फ 25 साल के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन दैट इज़ फॉलोड। कौन से आईएस कोड से रिलेट करता है, लेटेस्ट जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है वो कौन सा है। तो लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा ऑप्शन ये वाला, इंडियन स्टैंडर्ड 10, 500, 2012। ये पॉइंट आप याद रखिए, 2012, 16 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 12 है वो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट इन द वाटर इज नाउन एज। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा टर्बिडिटी। टर्बिडिटी जो होती है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं पानी में, जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, कार्बनिक और जो ऑर्गेनिक होते हैं, ये जितने भी होते हैं, इसका पता जो लगाने के लिए आप टर्बिडिटी टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जैक्सन टर्बिडीमीटर यूज कर सकते हैं आप। इसकी जो वैल्यू होती है वो एन टी यू में आती है, एन टी यू में आती है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है वो 5 एन टी यू होती है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ, अगर ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो इस वैल्यू से 10 एन टी यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल वैल्यू तो 5 ही है, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दी गई है, विच ट्रीटमेंट रिड्यूस सॉल्टिनिटी ऑफ वाटर। कौन सी रिड्यूस करती है सॉल्टिनिटी ऑफ वाटर की। सो कौन सी ट्रीटमेंट जो है रिड्यूस करती है सॉल्टिनिटी ऑफ वाटर की, तो वो होती है एक हमारे बी, इलेक्ट्रो डायलिसिस, ये रिड्यूस कर सकती है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो होती है ये भी कर सकती है। एंड एक और हमारे पास आंसर होता है डी, हिमतापी। ये तीन जो होती है ये कर सकती है, ये दोनों नहीं कर सकती है। ऑप्शन यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, एक दिया हुआ डिस्चार्ज है, मान लीजिए चलो कि डिस्चार्ज जो दिया गया है वो 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से दिया गया है। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज बाय, तो उस डिस्चार्ज पर जो एफिशिएंसी है सेडिमेंटेशन टैंक की वो आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कैसे इंक्रीज होगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो एफिशिएंसी जो होती है वो, अगर आप सरफेस एरिया जो होता है टैंक का उसको बढ़ाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं, ऑप्शन भी ऐसे भी होते हैं जैसे कि इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, वो गलत ऑप्शन होगा। तो ये सेडिमेंटेशन टैंक में ये नहीं होता है, गहराई बढ़ाने पर एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है, सिर्फ सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ाएंगे तब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है, रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन रिजल्टिंग फ्रॉम सुपर क्लोरिनेशन इन पार्ट और कंप्लीटली इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं। इन पार्ट में या फिर कंप्लीटली वो रिमूव कर रहा है किसको, क्लोरीन जो है, एक्सेस ज़्यादा क्लोरीन जो है, तो वो कौन सी क्लोरीनेशन आती है, डी क्लोरीनेशन में होता है इस तरह का। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। अगला देखिए, द पाथ टेकन बाय continuous discharge of gases influent emitted from chimney is commonly known as lapse rate, inversion, plume, none of above। क्या हम उसको बोलेंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्ल्यूम बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट।
प्राइमरी और सेकेंडरी प्लूटेंट होते हैं, ये मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस ऑप्शन, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राइमरी एयर प्लूटेंट जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, लेड होता है, हाइड्रोकार्बन होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको नहीं पता है वो वहाँ पर देख सकता है। अगर आप हमारे ज्वाइन बटन ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब का तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन कंटेक्स विद वाटर सप्लाई वर्किंग हेड इज जनरली टेकन ऑफ द क्रिटिकल डिप्रेशन कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसके लिए 1/3 भाग लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज इज यूजली, सॉलिड कंटेंट जो होता है वो कितना परसेंटेज का होता है? सॉलिड कंटेंट जो होता है सीवेज की अगर आप बात करेंगे तो 99 पॉइंट जो होता है वो पानी होता है, बाकी जो बचता है 0.1% वो सॉलिड कंटेंट होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इंडोर मेथड ऑफ कंपोजिटिंग टेक्स प्लेस मंथ्स टू कंप्लीट द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस के लिए कितने महीने लगते हैं? 1.5, 4, 3, 2, कितने महीने लगते हैं? ये मेथड जो है इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड, ये खाद बनाने के मेथड है। ये पुराना मेथड है इंदौर मेथड जो है। तो इसका जो खाद बनाने का जो गड्ढा होता है उसका आपको साइज भी पता होना चाहिए, 9x5x3, ये फीट में साइज होगा आपका, फुट में साइज होगा। तो यहाँ पर कुछ परत में खाद बनाई जाती है, जैसे कि 3 परत मोटी होती है। तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसमें टेम्परेचर जो होता है 60 से 65 डिग्री का होता है। इसको कंप्लीट होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में 3 से 4 लगते हैं। वैसे 3 से 4 दिन के भीतर भी हो बन जाती है, लेकिन कंप्लीट प्रोसेस के लिए 3 से 4 महीने, आप इसको याद रखिए, बाकी भूल जाइए, 3 से 4 महीने। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द रिकमेंडेड डिटेंशन टाइम ऑफ ए ग्रिड कैम्बर इज लेस देन, ग्रिड चैम्बर जो होता है उसका डिटेंशन टाइम जो होता है वो कितने सेकंड का होता है? कितने सेकंड का होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास जो सीवेज होता है, सीवेज जो होता है उसमें छोटे छोटे मिनरल होते हैं, जैसे कि हमारा सैंड हो गया, मिट्टी हो गई, ग्रेवल हो गया, रावड़ हो गया, पत्थर वगैरह जो टूटे फूटे होते हैं, ये मिनरल होते हैं सीवेज में। तो उसको आप ग्रिट बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। तो ग्रिट एक तरह का छाननी होती है। इसको फिल्टर के पहले लगाया जाता है या फिर बाद में भी लगाया जाता है। तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, ग्रिड चैम्बर जो होता है तो 10 से 15 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये चीज़ आप याद रखिए। इसकी ग्रिड की अगर आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो वो 2 से 5 इसकी डेंसिटी होती है। 2 से 5 इसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। यहाँ पे डिटेंशन टाइम के बारे में पूछा गया, तो डिटेंशन टाइम जो होता है वो 60 सेकेंड से कम होता है, मिनट नहीं होता है भाई, 60 सेकेंड से वो कम होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 32 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।